स्वागत है दोस्तों। हम सभी पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक पर आधारित। शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित हम सभी आधुनिक काल के हिस्से की लगातार ये 6वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम सभी ने देखा कि हिंदी भाषा और गद्य के विकास में जिन जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही उनके प्रयास, उर्दू से उनकी लड़ाई, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा जो गद्य की परंपरा का प्रवर्तन किया गया, जो रूप दिखाया गया, उन सभी का हमने अध्ययन पिछली क्लासेस में किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप वहां जाएंगे, लगातार इन क्लासेस को देख लेंगे तो आपकी जो अवधारणा है आधुनिक काल की वो स्पष्ट हो जाएगी और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को। चाहे आप एलटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि गद्य की जो परंपरा थी, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, उसके आगे जब शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने गद्य का जो रूप दिखाया, उसकी पृष्ठभूमि पर रुककर बैठकर भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने, लेखकों ने किस रूप में हिंदी भाषा और गद्य का विकास किया, रचनाएं लिखी, क्या क्या प्रयास किए, वो सारी बातें आज के इस सामान्य परिचय वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ये पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है साथ साथ में, क्योंकि ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कई सारी पंक्तियां ऐसी पूछी गई हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये नया मार्ग क्या था वो आगे स्पष्ट हो जाएगा कि उनके भाषा संस्कार की महत्ता को जब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए, ठीक है, कि जब लोगों ने उनके भाषा संस्कार की महत्ता को स्वीकार कर लिया मुक्त कंठ से, सभी लोगों ने बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी टिप्पणी के, सभी ने उनके प्रयासों को स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुई थी। अब देखिए, ये पंक्ति ही यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल के बारे में कि उनकी भाषा जो है वो साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। तो कई बार इस तरह से पूछ लिया है कि किसकी भाषा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार पंडिताऊपन लिए हुए थी, साधु होते हुए भी, तो मुंशी सदा सुखलाल का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे वे लिखते हैं कि लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि लल्लू लाल की भाषा कैसी थी, ब्रजभाषापन लिए हुए थी, सदल मिश्र बिहार के थे, तो इनकी भाषा में पूर्वीपन की झलक थी। ठीक है, आगे हम यही बात प्रताप नारायण मिश्र के विषय में देखेंगे। शुक्ल जी ने लिखा है कि उनकी भाषा में पूर्वीपन, पूर्वी कहावतें और मुहावरे बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। तो सारी बातें परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट करते जाएं आप अपने पास, जिससे एक आपका सामान्य नोट्स भी तैयार हो जाएगा और शुक्ल जी के हिंदी के इतिहास जो उन्होंने लिखा है उसकी महत्वपूर्ण बातें भी आप तैयार कर पाएंगे। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। अब किसी भी तरीके का प्रश्न, आज जिस तरह से नए नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि गद्य साहित्य की परंपरा के प्रवर्तन के दौर में शुक्ल जी ने किस लेखक के विषय में लिखा है कि उसकी भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। तो ध्यान रखेंगे, आगरे की बोलचाल की भाषा का पुट कम न था, ये बात लिख रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु ने पद्य को ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार दिया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। तो जो पुरानी जो पद्य परंपरा थी जिसमें काव्य रचा जा रहा था, उसमें पड़े हुए बहुत सारे शब्द ऐसे थे कि जड़ हो चुके थे, जिनमें कोई अर्थगर्भिता नहीं थी। उन सभी को हटाकर काव्य भाषा को बहुत चलतापन यानी सहजता लेकर के आए, सफाई लेकर के आए भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे वे लिखते हैं कि
इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले गए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। जनता के मन में भी अब देश हित और समाज हित की बातें स्थान बनाने लगी थी, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का असर, जो नई शिक्षा वो ग्रहण कर रहे थे, उसका असर भी था ये कि अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनमें जो है वो नई उमंग और नई लहर दिखाई देने लगी थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्त श्रृंगार आदि पुराने ढंग की कविताएं तो होती आ रही थी, बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें भी अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न अब तक नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये बातें लिख रहे हैं कि अभी हाल ही में रीतिकाल समाप्त हुआ था। रीतिकाल के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था। अंग्रेजों के राज्य स्थापित होने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के 2-4-5 वर्ष तक गद्य की जो रचनाएं, गद्य को विस्तार देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन शुक्ल जी ने कहा कि 1868 तक, 1803-4 से 1868 तक गद्य के विकास में कोई महत्वपूर्ण काम फिर नहीं हुआ। लगभग 30-40 साल तक वो बातें फिर से ठप हो गई। आगे 1868 के बाद से गद्य का विकास फिर से शुरू होता है। लगभग भारतेंदु के समय से, शिव प्रसाद सितारे, हिंद, लक्ष्मण सिंह के प्रयासों से ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना प्रतिबिंबित होने लगी थी। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर फिर से जीवन की ओर लगा दिया। ये कथन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया था। तो ये कथन सत्य था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। तो यहाँ से ये बातें ध्यान आपको रखनी चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या काम किया। दरअसल जो साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र या उनके पहले की जो पीढ़ियाँ जो रच रही थी, उसका सामान्य जनता के जीवन से कोई निकट संबंध नहीं था, लेकिन सामान्य जनता के जीवन की कठिनाइयों से, समाज सुधार संबंधी प्रश्नों से, देश हित के प्रश्नों से जोड़ करके जब उन्होंने साहित्य को आगे बढ़ाया नए नए विषयों की ओर, तब हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। ये बात ध्यान रखना है। और साहित्य जीवन के बहुत निकट आया। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। उर्दू और हिंदी की लड़ाई के बारे में पिछली 5वीं क्लास में हम सभी ने देखा कि कितना प्रयास हुआ। उर्दू के समर्थकों ने सत्ता से, ब्रिटिश शासन से जो है आश्रय पा करके हिंदी को बहुत डाइल्यूट किया, पीछे हटाने का, उसे तिरस्कृत करने का, उपेक्षित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदी धीरे धीरे विजित हुई, अपना रूप उसका स्थिर होने लगा। तो उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में ही था। देखिए, शिव प्रसाद उर्दू परक हिंदी के पक्षधर, राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत मिश्रित हिंदी के पक्षधर। इन दोनों ने जो गद्य का रूप, हिंदी भाषा का जो रूप रखा, वो एक प्रस्ताव के रूप में ही था। प्रपोजल था कि ऐसी या ऐसी हिंदी भाषा हो सकती है। तो ये एक प्रस्ताव था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लेकर आए, तब हिंदी बोलने वाली जनता गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। प्रस्ताव काल किसका था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह के दौरान। और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ भारतेंदु युग में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। शुक्ल जी के ये सारे विचार आपके जो आधुनिक काल के विषय में, हिंदी भाषा के विकास के विषय में जो धारणाएं हैं, उन सभी को स्पष्ट कर देंगी। वे लिखते हैं कि भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तब शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होने लगती हैं।
जब तक भाषा का कोई स्वरूप ही स्थिर नहीं था तो कौन लेखक क्या लिख रहा है, किस तरह से लिख रहा है, उसकी कौन सी शैली है, क्या विशेषता है, इस पर बात करना ही व्यर्थ है और बात की ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि भाषा का स्वरूप ही स्थिर नहीं था। भाषा का जब स्वरूप स्थिर हो गया, कुछ रचनाएं लिखी जाने लगी, तब इसका भी मूल्यांकन होने लगा कि लेखकों में शैलियों का भेद कैसा है, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं साहित्य लेखन और भाषा के प्रयोग को लेकर के कैसी हैं। तो इन सब पर बातें होने लगी। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच में ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया। अब यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है परीक्षाओं की दृष्टि से, वो बातें ध्यान रख लीजिए कि भारतेंदु का खासा मंडल तैयार हो गया। उसमें कौन कौन था, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट, ये लोग भारतेंदु मंडल के लेखक थे। तो कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, तो इनके नाम ध्यान रखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट। ये सभी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। आगे देखेंगे हम कि बालकृष्ण भट्ट में कौन सी व्यक्तिगत विशेषता थी शैली को लेकर, भाषा प्रयोग को लेकर के, प्रताप नारायण मिश्र में क्या थी, ठाकुर जगमोहन सिंह में क्या थी। ये सारी बातें अभी शुक्ल जी बहुत विस्तृत ढंग से बताते हैं। सबसे पहले भारतेंदु के विषय में देखिए कि भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। पहला भावावेश की शैली, दूसरा तथ्य निरूपण की शैली। अब देखते हैं कि भावावेश की शैली में क्या होता है भारतेंदु की भाषा में। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि भावावेश के कथनों में वाक्य बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। जब कहीं उत्तेजित होते हैं या किसी भावना से ओतप्रोत होते हैं, तब उनके जो वाक्य हैं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और पदावली सरल बोलचाल की हो जाती है, जिसमें बहुत कुछ अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का भी अवकाश बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर हो जाती है। जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिलता है उन्हें, जहाँ चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ साधु, शिष्ट और गंभीर हो जाती है भाषा। वाक्य भी कुछ लंबे हो जाते हैं क्योंकि चिंतन परक वाक्य हो जाते हैं वो, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। उनका जो गठजोड़ है वाक्यों का, जो वाक्यों की निर्मित है, वो जटिल नहीं होता, सरल ही रहता है। ये हो गई उनकी भावावेश की शैली। तथ्य निरूपण की शैली में क्या है कि तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन कह लीजिए, इसे हम सिद्धांत कथन के रूप में भी समझ सकते हैं। सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। जब सिद्धांत कथन कहने लगते हैं, तथ्यों का निरूपण करते हैं, किसी आचार्य की बात करने लगते हैं किसी के अनुसार, तब वहाँ पर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ने लगता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति सामान्यतः हम नहीं पाते हैं कि कठोर वर्ण, विषय के अनुकूल कठोर वर्ण या विषय के अनुकूल मधुर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजना की जाए, ऐसा भारतेंदु में नहीं मिलता है। अब भारतेंदु की शैली के बारे में हमने बात कर लिया, उनकी प्रकृति कैसी थी लिखते वक्त। अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के विषय में वे क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति की बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। तो जब किसी की शैली विनोदपूर्ण हो जाएगी, विनोदप्रिय हो जाएगी, तब उसकी भाषा स्वच्छंद गति से चलेगी, बोलचाल की सी चपलता आ जाती है, क्योंकि विनोदशीलता ही बोलचाल की भाषा में होती है। आप मजाक करते हैं तो मजाक की भाषा बहुत टफ नहीं होती है, अति सामान्य होती है, ताकि आप जिसके साथ विनोदप्रियता कर रहे हैं वो समझ भी पाए। ठीक है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती है। तो जब हास्य विनोद करने लगते हैं तो मर्यादा का भी अतिक्रमण हो जाता है और पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती चलती है प्रताप नारायण मिश्र की भाषा। यही बात अभी हमने देखी
सदल मिश्र के विषय में कि कुछ पूर्वीपन लिए हुए थी उनकी भाषा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, और शुक्ल जी ने ही जो कुछ कहा है वही आपको सरस्वती पांडे में, उमेश तिवारी की पुस्तक में, अलग अलग पुस्तकों में आपको दिखाई पड़ेगी। तो सब लोगों ने निचोड़ निकाला शुक्ल जी की पुस्तक से ही। जितनी भी पुस्तकें आपको मार्केट में दिखाई देंगी वो इन्हीं शुक्ल जी के ही आधार पे हैं। तो क्यों ना आप बेहतर ढंग से शुक्ल जी को ही पढ़ लें और समझ जाएं। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र की भाषा के विषय में हमने देख लिया। अब देखते हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेमघन जी की किस पत्रिका का नाम आपको याद है। प्रेमघन जी द्वारा संपादित या चलाई गई कौन सी पत्रिका है जिसका नाम आपको याद है, कमेंट करके बताएं। बीच बीच में ये टेस्ट भी आपका रहेगा ताकि आप क्विक समझ पाएँ अपने आप को कि आपने जो कुछ याद किया है वो अब तक आपको याद है या नहीं, या आप इस क्लास के बाद फिर वहाँ जाएं और जा कर के इन तथ्यों को चेक करें कि जो आपने याद किया है वो सही है अथवा नहीं। तो प्रेमघन जी के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की ही झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। तो प्रेमघन में क्या मिलता है, शुक्ल जी लिख रहे हैं कि उनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। तो जो पुराना ढंग था रीति काल का या भक्ति काल के दौर का, आप मान लीजिए कि जो एक परंपरा थी काव्य की, उसकी झलक इनके गद्य लेखों में, काव्य में दिखाई पड़ता है। चलतापन, सरलता, बोलचाल की भाषा ये नहीं है, पुरानापन है इनके लेखों में, गद्य काव्य में। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गूंथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते हैं। भारतेंदु का आपने देखा कि जब भावावेश में होते हैं तो छोटे छोटे वाक्य हो जाते हैं, जब और कुछ चिंतन परक लिखते हैं तो वाक्य लंबे हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं प्रेमघन के विषय में शुक्ल जी कि वाक्य खंडों की लड़ियों से गूंथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था, उन्हें समेटना मुश्किल है कि आप समझ पाएँ। पढ़ते पढ़ते आप 2-3 लाइन पढ़ जाएं, उतनी लंबी लाइनें होती हैं, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देखकर इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। चटकीली मटकीली भाषा इंशाअल्लाह खां की थी, शुक्ल जी ने कहा हुआ है। तो जहाँ पर बात खत्म होने वाली है, विराम स्थल आने वाला है, वहाँ पर भी अनुप्रास युक्त शब्दों का 2-3 शब्द त से या क से 2-3 शब्द लिख करके वाक्य को और लंबा कर देना, तो ये बातें भी प्रेमघन जी में दिखाई पड़ती हैं। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। तो जो नयापन, जो चलतापन, जो सरलता, जो सरसता प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र में दिखाई पड़ती है, वो प्रेमघन में नहीं दिखाई पड़ती। पुरानी परंपरा की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे इन सभी के विषय में। अब आगे हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, बड़े रचनाकार, बड़े लेखक, बड़े चिंतक, उस दौर के हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक। कब से हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रकाशित होने लगी थी, कमेंट करके आप बताइए कि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। शुक्ल जी लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है और आपको ये याद रखनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट की भाषा कैसी है शुक्ल जी के अनुसार, कि जैसे खरी खरी सुनाने में काम लाई जाती है वैसी भाषा थी भट्ट जी की। उनके लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है, वे विशेष मनोरंजक हैं। जहाँ वे चिड़चिड़ा जाते हैं, चिड़चिड़ाहट में कुछ लिखते हैं, वो विशेष मनोरंजक हो जाते हैं। नूतन पुरातन का संघर्ष काल था वह। जिस दौर में बालकृष्ण भट्ट जी लिख रहे थे, नूतन, नए ज्ञान, नई शिक्षा, नए विचारों का आलोक और पुरानी परंपरा भी पीछे पीछे चली आ रही थी, इन दोनों का संघर्ष काल था। इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। तो कहीं कहीं पुरानी परंपराओं को चिढ़ाने के लिए उनको सामग्री मिल जाती थी और नए दौर के पश्चिमी ढंग के बहुत सारे लोगों को भी चिढ़ाने के लिए उन्हें सामग्री मिल जाया करती थी, क्योंकि ये संधि काल था, संघर्ष चल रहा था, दोनों तरह के लोग अपने को सही सिद्ध कर रहे थे, तो दोनों का मजाक उड़ाना या मनोरंजन करना दोनों के साथ आवश्यक था। समय के प्रतिकूल बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। उनकी भाषा, टाइपिंग मिस्टेक है, चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो बालकृष्ण भट्ट की भाषा कैसी होती थी? चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण, साथ साथ
खरी खरी सुनाने में काम लाई जाने वाली भाषा की तरह। ये आपने बालकृष्ण भट्ट के विषय में देखा। अब हम देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में। ठाकुर जगमोहन सिंह की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी, कमेंट करके बताएं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण प्रेमघन की शैली से मिलती जुलती है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली से मिलती जुलती है। तो शुक्ल जी के अनुसार ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली किससे मिलती जुलती है? प्रेमघन जी से, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि हरिश्चंद्र के मंडल के सभी लेखकों में अपनी अपनी भाषा की पूरी परख थी। उनकी भाषा कैसी है, उन्हें कैसी भाषा का प्रयोग करना है, इन सभी का उन्हें ज्ञान था। और संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच में प्रचलित होते आते थे। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक नहीं चलते, उनका प्रयोग वे लोग औचट में पढ़कर ही करते हैं जब कोई शब्द नहीं मिलता है तभी। नहीं तो ऐसे किसी शब्द का प्रयोग वे नहीं करते कि जिसे केवल संस्कृत भाषी ही जानते हों। ठीक है, तो ये बातें इस दौर के कवियों लेखकों के भाषा के विषय में शुक्ल जी ने कही हुई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में लिख रहे हैं कि इस समय तक भारतेंदु मंडल और उनसे प्रभावित बहुत सारे लेखक देश के कोने कोने में सक्रिय हुए। उनके निधन के बाद भी वे लोग लगे रहे। जैसे एक लेखक के विषय में ध्यान रखिए कि शुक्ल जी ने लिखा कि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने धर्म संबंधी लेख लिखे हैं। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास क्या करते हैं? वो धर्म संबंधी विषयों पर लिखते हैं। यहाँ तक भाषा की बात हुई। अब दृष्टि की बात यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं कि इन सभी की दृष्टि कैसी थी। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। वो जिंदा दिली जिसमें वे मनोरंजन भी करते हैं, चुहल भी करते हैं, फटकार भी है, विनोद प्रियता भी है। सब में हास्य विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। बालकृष्ण भट्ट में भी, प्रताप नारायण मिश्र में भी, भारतेंदु में भी। अंधेर नगरी पढ़िए तो वहाँ पे आपको विनोद प्रियता ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से यथार्थ का चित्रण उन्होंने किया हुआ है। तो ये बातें थी सजीव और जिंदा दिली सब लेखकों में बराबर पाई जा रही थी। लेकिन उनके पूर्व की जो पीढ़ी थी, राजा शिव प्रसाद सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह, ये लोग भाषा पर अधिकार रखते थे लेकिन तमाम तरह के झंझटों में दबे हुए थे। हिंदी उर्दू की लड़ाई में, अदालत मुकदमा कचहरी में, हर जगह भाषा की, हिंदी भाषा की स्थापना के लिए लड़ाई में, कि उन्हें चुहल, विनोद प्रियता, व्यंग, इन सभी के लिए झंझट में पढ़ने, मतलब इन सभी में वे पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए उनकी भाषा ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा संयत है। चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती उनमें, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। तो जो शिक्षित समाज में संचरित भाव अलग अलग ढंग के थे, उन सभी को भारतेंदु के सहयोगियों ने बहुत ही अनुरंजनकारी ढंग से ग्रहण किया हुआ है। शुक्ल जी की सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप थोड़ा समय दे करके आधे घंटे 45 मिनट की इस क्लास को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। आधुनिक काल का हिस्सा आपका बहुत बेहतर ढंग से तैयार होने वाला है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। ये जो भारतेंदु मंडल के जो लेखक थे, इन लोगों का संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना हुआ था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्यौहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। तो आजकल यानी शुक्ल जी भी जिस दौर में लिख रहे हैं, उनका भी यही अनुभव था कि देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न हो गया था एक वर्ग। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामान्य जन का जीवन कैसा चल रहा है, उनके विनोद प्रिय साधन कौन से हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। वो कटे हुए थे।
विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में उतनी धूल नहीं झोंकी थी कि जो लोग अपने सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए थे उनकी बात कर रहे हैं कि विदेशी अंधड़ पश्चिमी चाल चलन सभ्यता ने उनकी आंखों में उतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग ही उन्हें न सुझाई पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। और आज भी ये बातें कही जाती हैं कि सब कुछ जो कुछ यूरोपीय कंट्रीज़ या पश्चिमी देश कह रहे हैं, जी रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली या उनके विचार हैं, सब कुछ आंख मूंद के स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि प्राचीन नवीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु, कि प्राचीन के ऊपर नवीन का चिथड़ा लपेट दिया जाए या नया मुलम्मा चढ़ा दिया जाए, बल्कि ऐसा काम वे चाहते थे कि प्राचीन का ही एक्सटेंशन लगे, प्राचीन का ही प्रवर्धित रूप, परिष्कृत रूप ये जो नवीन है वो है। ये बातें शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इस दौर के लेखकों ने सारी प्रयास किए। ये कथन इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ध्यान दीजिए, पूछा जा चुका है कई बार कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस विधा से हुआ है, तो नाटकों से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये विलक्षण बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे लिखते हैं कि भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे मिलते हैं या लिखे गए हैं, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर किसी में नाटकत्व न था। ध्यान रखेंगे, आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? महाराजा विश्वनाथ सिंह का। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसे छोड़ करके और किसी में नाटकत्व था ही नहीं, नाटक के कोई तत्व ही नहीं थे, और ये ब्रजभाषा में लिखे गए ग्रंथ थे। ठीक है। हरिश्चंद्र ने विद्यासुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद संवत 1925 में किया। संवत 1925 में जब आप 57 घटा देंगे, 1868 में विद्यासुंदर नाटक बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवादित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। अब देखिए, ये प्रवास नाटक, इसका कहीं आपको जिक्र या उल्लेख किसी पुस्तक में नहीं आएगा कि भारतेंदु जी प्रवास नाटक लिख रहे थे। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि प्रवास नाटक वे उसके पहले लिख रहे थे, लेकिन वो पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी ने भी उनका अनुसरण किया, नाटक लिखे खूब। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की यह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बाबू रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का अनुवाद कर रहे थे। रामकृष्ण वर्मा ये वो हैं जिन्होंने अच्छी हिंदी नाम की पुस्तक लिखी है। और आप सभी को, जो लोग LT, TGT, PGT आदि की GIC की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको भाषा विज्ञान वाला पक्ष या हिंदी व्याकरण का जो पक्ष है, शब्दों के बेहतर ढंग के चयन, वाक्य विन्यास, इन सभी को समझना हो, तो अच्छी हिंदी पुस्तक लोक भारती से प्रकाशित है, इसे ज़रूर अपने पास रखें, पढ़ें। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, उस दौरान क्लासेस में पढ़ाने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ होगा इस पुस्तक में, इसलिए इसे अपने पास ज़रूर रखें। तो लिखते हैं कि रामकृष्ण वर्मा ने भी बहुत सारे नाटकों का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। वो कौन से हैं देखते हैं। वो नाटक हैं वीर नारी पद्मावती और कृष्णा कुमारी। ये अनुवाद किया रामकृष्ण वर्मा ने। तो ये नाटकों का सिलसिला इनकी वजह से कुछ दिन चलता रहा। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन ब दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। कारण क्या था कि गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, शुक्ल जी कह रहे हैं, नाटकों से हुआ, और नाटक की विधा से ही उदासीनता दिखाई पड़ रही है। क्यों? उसका कारण शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर बढ़ती दिन ब दिन रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव। नाट्यशालाएं नहीं थी, इन सभी का अभाव भी नाटकों की ओर से विरक्ति या उदासीनता का कारण बना। और बंगला में उपन्यासों की धूम मची हुई थी, तो हिंदी साहित्य में भी उपन्यासों से शून्यता को हटाने के लिए, रिक्तता को भरने के लिए बंगला के कई सारे महत्वपूर्ण उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया, और अनुवादित उपन्यासों की संख्या लगातार हिंदी में बढ़ती गई। तो वे लिख रहे हैं कि अभिनय द्वारा नाटकों की रुचि बढ़ती है
और उनकी इच्छा का प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित होता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़कर हिंदी नाटक खेलने को तैयार ही नहीं थी। देखिए ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो पारसी व्यवसायी कंपनियां थी नाटक खेलने वाली, वे उर्दू छोड़कर हिंदी नाटक खेलने को तैयार ही न थी। ये भी एक बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पारसी कंपनियां उनकी एक लोकप्रियता थी नाट्य कंपनियों की, और वे जब उर्दू ही खेलना चाहेंगे तो हिंदी नाटकों का प्रसार कैसे होगा। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। फिर ये दिशा जो है धीरे धीरे करके मुड़ती है पत्रकारिता की ओर, उपन्यासों की ओर, वो भी हम देखेंगे। थोड़ी सी बातें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसे ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इन लोगों ने उद्योग करके, परिश्रम करके अभिनय का प्रबंध किया और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम अभिनय हुआ, उसमें भारतेंदु जी ने भी पार्ट लिया। तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में पार्टिसिपेट किया या अभिनय किया, तो पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल नाटक में। ठीक है, और इस नाटक को देखने के लिए काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण भी पधारे। इसका विवरण 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ। और एक बात और बहुत चर्चित है, प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछें मुड़ाने की आज्ञा बहुत प्रसिद्ध है। ये तथ्य सब शुक्ल जी की पुस्तक में है और वहीं से लेकर के बहुत सारी पुस्तकों में आपको दिखाई पड़ेगा। परीक्षा में पूछा गया है कि किस भारतेंदु मंडल के किस लेखक का अपने पिता से नाटक के लिए अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, तो प्रताप नारायण मिश्र का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कश्मीर कुसुम राजतरंगिणी का कुछ अंश था और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर हरिश्चंद्र जी ध्यान ले गए। उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी, लेकिन भारतेंदु जी की जो दृष्टि थी वो इस पर पड़ी और उन्होंने जीवन चरित्र की पुस्तकें जयदेव के ऊपर लिख करके और बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम लिख करके इतिहास की पुस्तकों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन सभी में समाज दशा, देश दशा, ऋतु वर्णन, पर्व त्यौहार, जीवन चरित्र आदि सामान्य विषयों पर खूब चीज़ें लिखी गई। ऋतु छटा, पर्वत त्यौहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध आते हैं। और जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन लोग जो प्राचीन परंपरा के लोग थे और जो नवीन परंपरा के थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले घूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी उनके विनोद के लक्ष्य बन जाते थे। तो ये भारतेंदु मंडल के लेखकों की विनोद प्रियता थी। ये देखे कि पश्चिमी चाल ढाल के कपड़े पहन करके वैसे ही अंग्रेजी बोलने लगे टाँव टाँव, तो उनका भी मजाक उड़ाया। जो अपने बाप दादे की दुहाई देते थे और धर्म आडंबर में अपने तमाम दुराचारों को छिपाते थे, उनके भी मजे लिए इन लोगों ने। तो ये बातें शुक्ल जी की पुस्तक में हैं। आगे उपन्यास के विषय में भी बात आएगी कि गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन तो नाटकों से हुआ, लेकिन नाटकों से हट करके धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती गई उपन्यासों की ओर। उपन्यासों में क्या महत्वपूर्ण है देखते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। तो देखिए ये तथ्य जो परीक्षा में पूछा जाता है कई बार, वो यहाँ पर है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। इसके अलावा बाबू राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास भी लिखे। उस समय तक बंग भाषा में बहुत अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद भी प्रकाशित किए जाने लगे हिंदी में। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि प्रथम उत्थान का अंत होते होते अनुदित उपन्यासों का तांता लग गया हिंदी में। अनुवादकों, पिछले जो अनुवादक थे उनकी भाषा पर अच्छा अधिकार तो नहीं था,
अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे भी ज्यों की त्यों रख दिए जाते थे, क्योंकि कोई शब्द नहीं मिलता था उनकी जगह पे रखने के लिए। तो अनुवादकों के सामने ये चुनौती थी, इसलिए वे बांग्ला के ही शब्दों को रख देते थे। इस तरह से अनुदित उपन्यासों की परंपरा हिंदी में चलती रही। हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र के जीवन काल में निकलीं, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग पत्रिकाएं प्रकाशित की, जैसे अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास जी निकालते थे, हिंदी दीप्ति प्रकाश ये कार्तिक प्रसाद खत्री जी निकालते थे, बिहार बंधु केशवराम भट्ट जी निकालते थे, सदादर्श के संपादक लाला श्रीनिवास दास थे, काशी पत्रिका निकलती थी, बलदेव प्रसाद बीए शिक्षा संबंधी मासिक पत्रिका थी ये, भारत बंधु तोताराम अलीगढ़ से निकालते थे, भारत मित्र पत्रिका कलकत्ता से रुद्रदत्त जी निकालते थे, मित्र विलास लाहौर से निकलती थी, कन्हैया लाल निकालते थे, इसकी चर्चा भी आगे शुक्ल जी ने की है। हिंदी प्रदीप प्रयाग से निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक थे, मासिक थी। आर्य दर्पण शाहजहाँपुर से निकलती थी, मुंशी बख्तियावर सिंह इसके संपादक थे। सार सुधानिधि कलकत्ता से निकलती थी, सदानंद मिश्र इसके संपादक थे। उचित वक्ता महत्वपूर्ण ये पत्रिकाएं हैं, उचित वक्ता इसके संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र। इसके अलावा देखिए और पत्रिकाओं के जो नाम शुक्ल जी ने दिए हैं, आपकी पत्रकारिता वाला हिस्सा भी यहाँ से तैयार हो जाएगा कि उचित वक्ता के बाद सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर इसके संपादक थे, भारत सुदशा प्रवर्तक गणेश प्रसाद इसके संपादक थे, आनंद कादम्बिनी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे, देश हितैषी अजमेर से निकलती थी, दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा निकालते थे, धर्म दिवाकर देवी प्रसाद सहाय निकालते थे। और देखें तो प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी निकालते थे। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी निकालते थे। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र जी निकालते थे। शुभचिंतक पत्रिका सीताराम जी निकालते थे। सदाचार मार्तंड एक उदंत मार्तंड जो हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है, और एक सदाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री निकालते थे। हिंदुस्तान नाम की एक पत्रिका इंग्लैंड से राजा रामपाल सिंह निकालते थे, दैनिक। पीयूष प्रवाह जो है वो अंबिकादत्त व्यास निकालते थे। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु पत्रिका राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए भारतेंदु पत्रिका भी, भारतेंदु एक तो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, और ये भारतेंदु पत्रिका ही है, ये राधाचरण गोस्वामी जी निकालते थे। तो इन पत्रिकाओं को ध्यान से देख लीजिएगा, आप याद भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए, शुक्ल जी की पुस्तक में इनका विवरण है। तो कह रहे थे कि इस प्रथम उत्थान में 2500 पत्रिकाएं भारतेंदु के रहते निकल रही थी लगातार। ठीक है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से उसे देखते हैं कि इनमें से अधिकांश पत्रिकाएं तो थोड़े दिन चलकर ही बंद हो गई। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, ज्वाइन कर लें, जानकारियाँ मिलती रहती हैं समय समय पे आपको। और हमारी क्लासेस लगातार, हम बीच बीच में कुछ व्यवधानों की वजह से क्लासेस रुक जाती हैं, नहीं तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी और यूजीसी नेट दिसंबर की जो परीक्षाएं आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये काम आएगा। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अधिकांश पत्रिकाएँ थोड़ी समय चलकर बंद हो गई, और कुछ हैं जो लगातार लोकहित साधन और हिंदी की सेवा में लगी हुई थी, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। इन सभी पत्रिकाओं के नाम और इनके संपादकों के नाम ऊपर अभी हमने इसका जिक्र किया। मित्र विलास का यहाँ पे उल्लेख है कि मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, अभी इसके संपादक का भी नाम हमने बताया, पीछे जाके देख सकते हैं, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया जिसने। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को तो कई बार बंद होना पड़ा। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते थक कर सभी पत्रों में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी कि 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है।
प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, जब लोगों से चंदा मांगना था और थक चुके थे तो पत्रिका में वे इस तरह से लिखते थे कि 8 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो ये प्रताप नारायण मिश्र के नाम के साथ इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हैं और बहुत परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हमने ये सारी बातें आपको बताई। ध्यान रख लीजिएगा कि कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया। उन्होंने दीप्ति प्रकाश नामक एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नामक एक पत्रिका भी निकाली। तो दीप्ति प्रकाश एक संवाद पत्र था, कौन निकालता था? बाबू काशी प्रसाद खत्री। और प्रेम विलासिनी नामक एक पत्रिका निकाली। तो दोनों नाम कार्तिक प्रसाद खत्री जी के साथ याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने पाठक उत्पन्न करने के लिए, यानी बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की, क्योंकि उस दौर में पत्र निकालना, चलिए ये बहुत उद्योग की बात है, लेकिन उन पत्रों को पढ़ने वाली जनता शिक्षित नहीं थी, नहीं पढ़ पाती थी। तो घर घर जा कर के बाबू काशी प्रसाद खत्री जी लोगों को उस पत्र को पढ़कर सुना तक आते थे। फिर भी इतना मेहनत करने पर भी ये पत्रिकाएं कम दिनों तक चल के बंद हो गई, ठीक है। अब एक और बात यहाँ से आपको जो ध्यान रखनी है कि सन 1877 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्रिका बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख लिखा करते थे, ठीक है। तो इन लोगों के सहयोगी प्रयास से ये चीज़ें लगातार प्रकाशित होती रही। उसी समय लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ ने उत्साह से निकाला। तो ये बातें थोड़ी सी आपको ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान। अंत में देखते हैं कि शुक्ल जी और क्या लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि पंडित दुर्गा प्रसाद ने संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद ने के संपादन में उचित वक्ता पत्रिका का भी हमने नाम भी वहाँ बताया, इसके संपादक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानिधि, ये दोनों पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योगदान दिया, ठीक है। पीछे काला कांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े होकर हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। तो हिंदुस्तान नामक पत्र कहाँ से निकलता था? इंग्लैंड से निकलता था, ध्यान रखेंगे। कौन निकालता था? राजा रामपाल सिंह, ठीक है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों छपती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इनके संपादकों में देशपूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके थे। किसमें? हिंदुस्तान पत्रिका में। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च 1984 में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने भारतीय जीवन नाम से एक पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अंतिम में मिल गया कि भारतीय जीवन नामक पत्रिका के संपादक बाबू रामकृष्ण वर्मा, अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक, और उनकी इस पत्रिका का जो भारतीय जीवन नामकरण था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़ी पत्रिका जो रामकृष्ण वर्मा ने चलाई, उसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो दोस्तों ये देख रहे थे हम, अब तक हमने पढ़ा गद्य साहित्य का जो आरंभिक दौर था उसका क्या रूप रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों ने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, उनकी प्रवृत्ति और शैलियाँ क्या थी, उनकी विचार दृष्टि क्या थी, भाषा कैसी थी, सारी चीज़ों पर हमने बात किया। उम्मीद है इस 45 मिनट की क्लास में आप एक बड़े हिस्से को समझ पाए होंगे। अब तक यदि आपने शुक्ल जी की पुस्तक से इस हिस्से को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ इस 45 मिनट की क्लास में आपने इसे पढ़ा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँची और परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी हमने आपको बताया। आगे की क्लास में हम महत्वपूर्ण भारतेंदु मंडल के जो भी लेखक रहे हैं उनके विषय में शुक्ल जी के कथन, शुक्ल जी की टिप्पणियाँ, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे
नमस्कार, शुभकामनाएं।